सभी को नमस्कार। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे और इकोसिस्टम में हमने जो अलग अलग इसके इकोसिस्टम के कार्य देखे थे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, हम उसकी बात कर रहे थे। उसमें ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग पोषक स्तरों की बात की थी। फिर हमने ये भी देखा कि जो अलग अलग प्रकार के पिरामिड होते हैं, किस प्रकार से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये सब हमने देखा। पारिस्थितिकी के पिरामिड में हमने देखा सीधे किसके, सामान्यतः सीधे ही होते, उल्टो जो होते हैं उल्टे, उन उल्टे पिरामिडों की हमने बात भी की कि क्या क्या ऐसे कुछ उदाहरण देखे थे, चाहे जैव भार की बात करें चाहे संख्या की बात करें। अब आगे बात करते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र। मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि जो ऊर्जा का प्रवाह है उसमें कुछ दो चार बातें बची है। उसके बाद फिर हम पोषक चक्रों पर या पोषक पदार्थों के चक्रण की हम बात करेंगे। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक हमारा चल रहा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, कुछ भी कह दो, खैर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और एवं पर्यावरण, और इसमें हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कह दो। पारिस्थितिक तंत्र और जो पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं क्रियाओं की, जो चार क्रियाएं हमने देखी थी उनमें से तीसरी क्रिया यानी ऊर्जा का प्रवाह, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखते हैं जो तीसरा पार्ट, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, इससे संबंधित दो चार पॉइंट्स और हैं, रिमेनिंग उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे पोषक चक्रों की बात करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। देखें, इसमें लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह उत्पादकों से, प्रोड्यूसर्स से उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स की ओर, उपभोक्ताओं की ओर एक दिशीय होता है। फिर
ये हालांकि बात अपन ने पहले भी की थी। अब जब हम बात करते, देखो इनपुट जो आता है ना, या ऐसे कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा आ रही है उसका जो निवेश हो रहा है वो सौर ऊर्जा के रूप में हो रहा है। अब जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से जो सौर विकिरण आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है, उन सौर विकिरणों का कुछ भाग ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। यानी जितनी भी विकिरणें सूर्य से पृथ्वी की ओर आती हैं उनमें से 50% तो क्या हो जाती है, लौट जाती है। 50% तो वहीं से बाहर से, बहिर्मंडल से ही, या तो धूल मिट्टी के कणों द्वारा अवशोषित हो जाती या फिर उनको परावर्तित कर दिया जाता है। बचती है जो 50%, वो पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर। उन 50% का, वापस सुनना, वो जो 50% विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंची है, उन 50% का 2 से 10% भाग ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाता है। अब ये जो 2 से 10% आया, इसका भाग जो पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं, जो उसमें से भी कुछ प्रतिशत भाग तो पौधे नेट प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे और कुछ प्रतिशत भाग जो होता है वह स्वयं के लिए, जो मैंने बताया भी था, श्वसन जैसी क्रियाओं में प्रयुक्त कर लेते हैं। यानी कुछ भाग है जो पौधों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है खुद के लिए, रेस्पिरेशन वगैरह के रूप में, और कुछ भाग जो है बचेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। यानी यहां पर एक हम ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट में से परसेंट के रूप में देखेंगे कितना परसेंट कौन सा विकिरण कहां प्रयुक्त होता है। बात करते हैं, यहां पर वापस लिख लेंगे एक बार नेक्स्ट पेज पर, वो फ्लो चार्ट बना रहा हूं कि जो कुल सौर विकिरण होंगे और उनका कितना भाग पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी रूप में वगैरह प्रयुक्त होता है, इनकी हम बात करते हैं। देखें कि आपतित सौर विकिरण जो आपतित सौर विकिरण, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपतित सौर विकिरण जो सूर्य से आए, ये हम मान लेते हैं 100% थे। ठीक है, अब इन 100% में से फिर 2 भाग कर देते हैं, यानी ये जो 100% आए इनका कुछ भाग, यानी 50% भाग, 50% भाग जो होता है आपतित सौर विकिरण का, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। और 50% भाग क्या हो जाता है, ये बहिर्मंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, धूल मिट्टी के कणों द्वारा अवशोषित हो जाता है या उसे परावर्तित कर दिया जाता है। तो जो पहला 50% भाग है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, photosynthetic active radiation, एक्टिव रेडिएशन, और
दूसरा जो 50 है ये हम बात करते हैं वायुमंडल द्वारा परावर्तित एवं अवशोषित एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर और रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। फिर जो ये हमने देखा, जो ये 50%, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी इसी 50% की हम बात करते हैं। ये 50% भाग एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वी पर पहुंचता है और ये अवेलेबल रहता है प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं के लिए। हालांकि सारा का सारा जो पृथ्वी पर पहुंचा है सभी का सब तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण में इसका कुछ भाग प्रयुक्त होता है, यानी ये जो 100% था इसका 2 से 10% भाग जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। देखें, बात करते प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण 50%, ठीक है, इसे हम PAR या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कह देते हैं। PAR भी कह देते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब इस एक्टिव रेडिएशन का जो हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आपतित सौर विकिरण का आपतित सौर विकिरण का दो से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त प्रकाश संश्लेषण, या हम कह सकते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कि 2 से 10% भाग जो है सौर विकिरण का, यही हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, ठीक है, और कह सकते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता में प्रयुक्त होता है। अब इसके भी हम बात करते हैं, ये सकल प्राथमिक उत्पादकता है ना, इसके भी हम देखते हैं 2 भाग होते हैं। इसके जो 2 भाग होते हैं, यानी जो 2 से 10% इसमें से 1.6 से 8% भाग जो होता है, से 8% भाग, ये तो आ जाएगा आपके नेट प्राथमिक उत्पादकता में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, और बाकी बचा हुआ जो ये 2 से 10% भाग था ना, इसी में से हम बात कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ हम देखते हैं
4 से 2% भाग जो होता है, ये श्वसन में यानी पौधे द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। हमने पहले भी बात की थी, कुछ भाग जो होता है प्राथमिक उत्पादकता का, जो कुछ भाग पौधे खुद के लिए भी तो यूज करेंगे। तो टोटल तो हुआ सकल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1.6 से 8%। टोटल सोलर जो इंसिडेंट रेडिएशन थे उसकी हम अगर बात करें तो ये अलग अलग इनके हम भागों की बात करते हैं, कितना कहाँ पर जाता है जो भी ऊर्जा रेडिएशन वगैरह के रूप में। अब ये जो यहाँ पर 1.6 से 8% भाग यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है, ये कैसे प्राप्त होती है, जो हम बात करते हैं शाकाहारी जीवों और मांसाहारी जीवों के लिए। तो ये आपतित सौर विकिरण का एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी फ्लो कितना कितना परसेंट के रूप में होता है, ये हमने देखा। फिर आगे बात करते हैं आपतित सौर विकिरण का 2 से 10% भाग, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि यहां वापस आ जाते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा के प्रवाह में फिर और आगे बात करते हैं, यहीं पर जो अपन ने लिखा कि सौर ऊर्जा का केवल 50% भाग ही 50% भाग ही पृथ्वी पर उत्पादकों के लिए उपलब्ध होता है। इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण फोटोसिंथेटिक एक्टिव प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। इस PAR का दो से 10% भाग पौधों द्वारा उत्पादन में प्रोडक्शन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज थोड़ा सा यहां देखना, ये जो आपतित सौर विकिरण का 2 से 10% ना होकर ये किसका है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं देखना, क्योंकि इसी के नीचे लिखा है इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं देखना, बस इतना लिख रहे हैं यहां पर कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण PAR का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण PAR की बात करें, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण का ये जो 50% है इसका 2 से 10% भाग, ठीक है।
अगर हम बात करेंगे कि कुल आपतित सौर विकिरण की तो फिर वो 1 से 5% हो जाएगा, यानी 100 में से बात करेंगे तो 1 से 5%। अगर 50 में से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 2% एक ही होगा, ठीक है, और वो एक इस 100 में से हो जाएगा, 100 का 1%। कहने का मतलब आपको इतना केवल याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखना, टोटल 100%, 50 अवेलेबल था, 50 लौट गया। अब इस 50% जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इस 50% का केवल 2 से 10% भाग ही सकल प्राथमिक उत्पादकता में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इस 50% का 2 से 10% भाग, ठीक है। तो ये बात हमने कुछ 2-3 पॉइंट इसमें लिख भी लिए और इसे फ्लो चार्ट से समझ भी लिया। फिर आगे बात करते हैं। अब जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे लिंडमान के नियम से समझाते हैं। और ये जो लिंडमान का नियम या 10% लॉ जो कह रहा है कि प्रत्येक जो पोषक स्तर होता है इकोसिस्टम में, वो अपने से ऊपर वाले को, यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बात करें तो केवल 10% एनर्जी अपने से अलग या ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर को प्रदान करता है। शेष जो 90% एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा खुद के लिए प्रयुक्त कर लेता है और कुछ हिस्सा जो होता है, कुछ भाग जो होता है, वो एनवायरमेंट में मुक्त हो जाता है, डिसिपेशन हो जाता है उसका। लिखते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। लिंडमान का नियम या 10% लॉ या 10% का नियम, 10% लॉ, 10% का नियम बात करते हैं। क्या कहता है, इस नियम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही उपलब्ध कराई जाती है। उपलब्ध कराई जाती है। छोटा सा नियम है, पूछ लेते हैं इस पर भी क्वेश्चन। 10% लॉ क्या कहता है या कितना प्रतिशत एनर्जी का प्रवाह होता है, इसे और देखो कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इसे हम ऐसे डायग्राम से समझाते हैं, जैसे उत्पादक। मान लीजिए किसी पौधे ने प्रकाश संश्लेषण किया और प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसने, मान लीजिए, जो ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया। मान लिया 10,000 कैलोरी के बराबर इसने ऐसे कच्चे पदार्थ का निर्माण किया, या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में इसने 10,000 कैलोरी को एक तरह से एकत्र किया, स्थिरीकरण किया, फिक्सेशन किया। अब जब इसको कोई प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर
प्राथमिक उपभोक्ता इसका भक्षण करेगा तो केवल इसका 10% यानी 1000 कैलोरी इसे प्राप्त हुई। इसने तो 10,000 कैलोरी बनाई थी, लेकिन जब इसका भक्षण ये करेगा कोई भी दूसरा जीव तो उसको कितने मिल रहे? केवल 1000 कैलोरी। अब 1000 कैलोरी क्या हो गया? 10% हो गया किसका? 10,000 का। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता को फिर आगे कोई मान लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता इसका भक्षण करता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी एनर्जी थी? 1000 कैलोरी। इस 1000 कैलोरी का केवल 10% बात करें, केवल 10% जो है यानी 100 कैलोरी ऊर्जा ही आगे इसे प्राप्त हुई द्वितीयक उपभोक्ता को, और फिर इस द्वितीयक उपभोक्ता को मान लेते हैं कोई तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता इसे खा जाता है, तो उसे भी इसका 10% यानी 10 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। शेष जो 90% एनर्जी होती है उसकी हम बात करते हैं। जो 90% ऊर्जा थी वो या तो इस निचले पोषक स्तर के द्वारा शोषण जैसी क्रियाओं में खुद की वृद्धि के लिए, खुद के पोषण के लिए प्रयुक्त की जाती है, अदरवाइज कुछ भाग उसका जो होता है पर्यावरण में मुक्त भी कर दिया जाता है। यहां पर देख लो 10,000 का 10% 1000 कैलोरी इस प्राथमिक के पास, फिर इसका भी 10% यानी 100 कैलोरी द्वितीयक उपभोक्ता के पास, फिर इसका भी 10% यानी 10 कैलोरी इस तृतीयक उपभोक्ता के पास जाता है। ये लिंडमान का नियम अक्सर पूछ लेते हैं। 10% का नियम जो होता है क्या होता है, किसने दिया, या सीधा ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है? 10%। और 90% क्या हो जाती है? एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं शोषण वगैरह में या अन्य क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा पॉइंट था ना, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों में ऊर्जा का प्रवाह, हमने पहले देखा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, दूसरा हमने देखा अपघटन, डिकम्पोजिशन, तीसरा देखा है ऊर्जा का प्रवाह। सबसे ज़्यादा हमने इसी में पढ़ा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इस ऊर्जा के प्रवाह में से पूछते हैं। दूसरों में से भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनमें पूछते नहीं है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो अब इस तीसरे पॉइंट के बाद आगे चलते हैं। ऊर्जा का प्रवाह देखने के बाद अब आगे चौथा पॉइंट देखेंगे, पोषक चक्रण या पोषक पदार्थों का चक्रण। पोषक पदार्थों का चक्रण। अब देखो, इस पूरे टॉपिक के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पूरे टॉपिक को इलाबोरेट कर देती है, समझा देती है, एक लाइन सुनना कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते। जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती ना, वैसे ही जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते। ये पोषक पदार्थ सजीव घटकों से या जैविक घटकों से अजैविक घटकों में तथा अजैविक घटकों से वापस सजीव घटकों में लगातार इनका चक्रण होता रहता है। किस तरह से चक्रण होता है, क्या होता है, ये पूरी बस एक बात इसके बारे में ध्यान रखना कि पोषक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल एक घटक से दूसरे घटक में लगातार चक्रण इनका चलता रहता है। कैसे क्या है इसकी बात करते हैं। देखो, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पौधे, जब प्लांट्स की बात कर रहा हूं, पौधे ये पौधे जो होते हैं वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है।
और वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पदार्थ भी बनाते हैं। क्या? जैसे हम बात करते हैं CO2 लेते हैं और जल की सहायता से ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज, और इस क्रिया में क्या कर देते हैं? मुक्त ऑक्सीजन। यानी ये वायुमंडल से लिख सकते हैं, वायुमंडल में CO2 प्लस मृदा से जल, ठीक है, ये इन्होंने लिया, ग्रहण किया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इन्होंने ऐसे कार्बोहाइड्रेट और ये ऑक्सीजन मुक्त कर दी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, ये जो उपभोक्ता होते हैं भोजन के रूप में ले लेते हैं, या उपभोक्ता का भोजन बन जाएगा क्या? ये C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या कुछ और भी हो सकता है। ऑक्सीजन ये जो होती है शोषण के रूप में भी प्रयुक्त कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ये उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, देखना, उपभोक्ता जब ये शोषण करता है तो सांस छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोड़ते और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहां पर चली जाती है? ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी देखो, जो हम आज कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के द्वारा छोड़ रहे हैं, ये वायुमंडल में मिलकर वापस किसने ग्रहण की? पौधों ने इसका प्रयोग किया ये भोज्य पदार्थ बनाने में, ऑक्सीजन रिलीज करने में, और ये हमारे भोजन या शोषण के द्वारा वापस हमारे शरीर में आ जाते हैं। यानी ये जो कार्बन था, एक कार्बन की बात कर रहा हूं, केवल मैं कार्बन, यहां पर आप कार्बन पर फोकस रखना, देखना कि जब मैं बात कर रहा हूं कार्बन की, तो कार्बन यहां पर पौधे में, पौधे से ये कार्बन आया सजीवों में या उपभोक्ता में आ गया, ठीक है, और यहां से शोषण के द्वारा इन्होंने जब छोड़ा तो ये कार्बन ही वापस कहां पर पहुंच गया? वायुमंडल में पहुंच गया। मतलब क्या इसका छोटा सा, कि पोषक पदार्थ न तो उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ, केवल एक सजीव से इस वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस किसी दूसरे सजीव में, लगातार इसका क्या हो रहा है? ऐसे चक्रण हो रहा है। ये तो केवल हमने एक छोटी सी बात की जैसे कार्बन की। ऐसे ही अन्य पोषक पदार्थ होते, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, और ये जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, उसकी सहायता से ये कई पोषक पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई दाल का पौधा है, फलीदार पौधा है, तो उसने उस नाइट्रोजन का प्रयोग करके निर्माण किया प्रोटीन का। अब प्रोटीन वो दालों के रूप में हम खा लेते, हमारे शरीर में आ गया नाइट्रोजन। अब चूंकि क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण हम सजीव हमारे शरीर में नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उस अतिरिक्त जो नाइट्रोजन होता है उसमें से केवल नाइट्रोजन को, प्रोटीन का पाचन हो गया काम की चीज हमारे शरीर में, बाकी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर मूत्र के द्वारा या अन्य उत्सर्जी उत्पादों के द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, या हम बात करते हैं कि यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल भी हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है। अब ये जो सारे उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हम बात कर सकते हैं मूत्र के द्वारा चले गए, हम इकोसिस्टम में छोड़ दिया या मृदा में छोड़ दिया, ऐसे कह सकते हैं। अब मृदा से वही नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पौधे अवशोषित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पक्षी ने दाना खा लिया, वो दाल का दाना खा लिया, तो वो नाइट्रोजन गई पक्षी के शरीर में। अब पक्षी भी क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। उसके उत्सर्जन में हम देखते हैं वही नाइट्रोजन जो होती है उसके मल से कहां पर चली गई? मिट्टी में। मिट्टी से उसको वापस अवशोषित करते हैं कौन? पौधे। फिर पौधों से वापस सजीवों में, इस तरह से। तो जैविक अजैविक घटक, बीच में अजैविक आ गई ना, मृदा आ गई ना, ठीक है, और फिर वहां से जल के द्वारा पौधों के शरीर में, सजीवों से वापस उपभोक्ता एक और सजीव में। तो इस तरह से ये पोषक पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। और यहां पर हमें ऐसे कुछ पोषक पदार्थों के जो चक्रण होते हैं जिसमें हम
जैव भू रासायनिक चक्रों की बात करते हैं। ये जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं, ये बेसिकली हम इनकी बात करते हैं, ये इन पदार्थों का ही, पोषक पदार्थों का ही चक्रण है। ठीक है, तो लिखते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। लिख सकते हैं इसमें कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि इनका लगातार चक्रण होता रहता है। चक्रण, साइक्लिंग, होता रहता है, जिससे इनका प्रवाह, इनका प्रवाह या फ्लो, इनका प्रवाह या फ्लो, इनका प्रवाह या फ्लो जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होता है। के बीच होता रहता है, बीच होता रहता है। तो ये हमने बात की कि ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, न तो हम बात करें कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थों की मात्रा नियत बनी रहती। बस हाँ ये है कि कभी हो सकता है पोषक पदार्थ मिट्टी में या मृदा में ज्यादा है, तो हो सकता है कभी पोषक पदार्थ उत्पादकों में ज्यादा है, तो हो सकता है कभी पोषक पदार्थ उपभोक्ताओं में ज्यादा है। यानी लगातार चक्रण होता रहता है। फिर आगे बात करते हैं, पोषक पदार्थों के चक्रण को पोषक पदार्थों के चक्रण को पोषक पदार्थों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रों की सहायता से समझा जा सकता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्रों बायो जियो केमिकल साइकिल्स द्वारा समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। बात करें हम, जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र, गैसियस साइकिल्स
एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। एक हम देखते हैं गैसीय, जिसमें पोषक पदार्थों का चक्रण अधिकांश रूप जो होता है गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय चक्र। और इन गैसीय चक्रों का हम उदाहरण देख सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र, और कार्बन चक्र। गैसीय चक्रों में हम दो बात कर रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, डिटेल में पढ़ेंगे इनको अभी। और जब बात करते हैं अवसादी चक्र, ये गैसियस साइकिल्स, गैसियस साइकिल्स, दूसरा अवसादी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल्स। सेडिमेंटरी साइकिल्स। इसमें हम बात करते हैं जैसे फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र आदि। चक्र, सल्फर चक्र आदि। तो पोषक पदार्थों की जो अवस्था होती है, यानी स्टेट ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं, अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार की अवस्थाएं देखते हैं। यहां हम देखते हैं पोषक पदार्थ, जैसे बात करता हूं नाइट्रोजन या कार्बन चक्र की, यानी इसमें नाइट्रोजन और कार्बन का चक्रण हम देखते हैं पोषक पदार्थों के रूप में। और अधिकांशतया इनकी जो कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, जब इनका चक्रण होता है तो ये गैसीय अवस्थाओं के रूप में पाए जाते हैं। फिर इधर बात करूं अवसादी चक्र, ये जो होते हैं ठोस अवस्थाओं में पोषक पदार्थ अधिकांशतया पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर जो होगा केवल ठोस रूप में ही होगा। जब ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होगा तब गैसियस अवस्था में भी होगा। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो अवसादी चक्र में जो पोषक पदार्थ हैं इनका जब चक्रण होगा किसी अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट है, यानी जब इनका चक्रण होता है अलग अलग अवस्थाओं में, कभी सल्फाइड के रूप में, कभी सल्फेट के रूप में, ठीक है, कभी किसी चट्टानों के, अवसादी चट्टानों के भाग के रूप में पाए जाते हैं, किसी दूसरे लवण के रूप में, तो ठोस रूप में भी हो सकते हैं, गैस रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन जो अधिकांश भाग होता है वो अवसादी चक्र में, चाहे हम फास्फोरस चक्र की बात करें, सल्फर चक्र की बात करें, तो ये फास्फोरस और सल्फर अधिकांशतः किस रूप में पाए जाएंगे, ठोस रूप में। तो एक है अवसादी चक्र, एक है गैसीय चक्र, एक एक करके दोनों की बात करते हैं। अब हम ये जो पोषक पदार्थों का चक्रण है किस तरह से होता है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र, गैसीय चक्रों में भी नाइट्रोजन चक्र। गैसीय चक्र जो दो हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की बात करते हैं। देखें कि नाइट्रोजन चक्र तथा
कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कार्बन डाइऑक्साइड चक्र दो प्रमुख गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है। जैव भू रासायनिक चक्र है और अब एक एक करके इनकी बात करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र यहां पर नाइट्रोजन चक्र को समझने के लिए मैं अगली स्लाइड में पहले पूरा उसका साइकिल बना देता हूं, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है दैट इज वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लगभग हम देखते हैं 78% वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग करके देखना, पूरा एक चक्र बनेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग कर वायुमंडल के नाइट्रोजन का प्रयोग करके कई औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा हम औद्योगिक प्रक्रमों में हम जैसे अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, या यूरिया का निर्माण कर लेते हैं, या कोई अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ का यानी नाइट्रोजनी यौगिक बना लेते हैं। नाइट्रोजनी यौगिक बना लेते हैं। ये जो प्रक्रम है इसे हम कह देते हैं औद्योगिक स्थिरीकरण, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। औद्योगिक प्रक्रमों से हम इसे औद्योगिक स्थिरीकरण भी कह देते हैं। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी कह सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहां पर आ गई? ये अमोनिया, यूरिया या अन्य नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में आ गई। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहां तो आ गई। अब ये जो यौगिक बने, ये यौगिक हम देखते हैं कहां चले जाते हैं? मृदा में। कई रूप में मृदा में जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रूपों में हम देखते हैं मृदा में पहुंच गए। जैसे मृदा में हम मान लेते हैं अमोनिया पहुंच गई। अब मृदा में क्या होते हैं? कई बैक्टीरिया वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं। कई सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो इस मृदा में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक या जो अमोनिया है, समझने के लिए मैं यहां पर उदाहरण लिख देता हूं। मृदा में अमोनिया, और ये जो अमोनिया के रूप में यहां पर नाइट्रोजनी युक्त यौगिक या अमोनिया आ गई है। अब इस अमोनीकृत पदार्थों को
नाइट्राइट में बदल देते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं कुछ बैक्टीरिया होते, और ऐसे ही कुछ अन्य बैक्टीरिया भी होंगे जो इस नाइट्राइट को बदल देते हैं नाइट्रेट में। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बैक्टीरिया है कौन से? सुनना तो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, इन्हें कहते हैं, या ये जो इनके उदाहरणों की बात करूं, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रोकोकस, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में जो अमोनिया को किस में बदल देते हैं? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर इनको इसमें बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नाइट्रेट होता है ना, एक्चुअली पौधों को नाइट्रोजन इस नाइट्रेट के रूप में ही मिलती है। पौधों में यानी क्वेश्चन देखो, ये पूरा फ्लो चार्ट है, लिखाएं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर फ्लो चार्ट भी ढंग से पढ़ लो, लिखेंगे भी नहीं अपन। ठीक है, सीधा सा मृदा में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस सोमोनास, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, और हम देखते हैं ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन कई बार सीधे भी पौधे किसी अन्य जीव की सहायता से भी ग्रहण कर लेते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण। ये औद्योगिक स्थिरीकरण था, ये जो होता है जैविक स्थिरीकरण, बायोटिक फिक्सेशन स्थिरीकरण। अब ये जो जैविक स्थिरीकरण, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, बैक्टीरिया ये जो है अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बदलने वाले, इन्हें तो कहते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीकारक बैक्टीरिया। नाइट्रीकारक या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकारक बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब कई बार क्या होता है, यहां पर और भी देखो, इसी के अंदर जुड़कर कई प्रोसेस बनते हैं। हम देखते हैं कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रेट को तोड़कर इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें से नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। ये होते हैं ये नाइट्रीकारक थे, ये वी नाइट्रीकारक या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वी नाइट्रीकारक बैक्टीरिया। जैसे हम बात करते हैं यहां उदाहरण देख लेते हैं, थायोबैसिलस
और स्यूडोमोनास। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अगर हम इसके उल्टा बात करें, कई बार क्या हो जाता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी जाती है नाइट्रेट में। कब? जब तेज बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, जब आकाशीय बिजली कह देते हैं भाई। आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली चमकने पर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती, कई बार नाइट्रेट में ऐसे भी हो जाती। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं पौधों को, देखो इस पौधे को कोई हो सकता है शाकाहारी खाए, शाकाहारी के शरीर में ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ गए, प्रोटीन वगैरह। अब ये क्या करेंगे, शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा जाता है, ठीक है। अब ये जो मांसाहारी है जीव, इसने मलमूत्र का त्याग किया। मलमूत्र में क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, और ये वापस कहां मिल जाते हैं, इधर मिट्टी में। ठीक है। या ऐसे भी हो सकता था, ये शाकाहारी जीव है, ये भी तो मलमूत्र त्याग सकता है, इसके मलमूत्र से भी ये चले गए। तो कुल मिलाकर ये नाइट्रोजन इस तरह से पौधों, शाकाहारी, मांसाहारी, इन जीवों में और इस वायुमंडल में लगातार एक जीव से दूसरे जीव में संचरित होती रहती, पोषक पदार्थों का चक्रण होता है। यही क्या कहलाता है, पोषण चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बता देता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो दो चार क्या ध्यान रखने होते। एक तो नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बदलते हैं, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलते हैं, पहला क्वेश्चन। विनाइट्रिक कारक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। थायोबैसिलस स्यूडोमोनास। तीसरा क्वेश्चन आता है ये जैविक स्थिरीकरण से। अब जैविक स्थिरीकरण वाले ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ होते हैं सहजीवी, कुछ होते हैं स्वतंत्र जीवी। ठीक है। तो बात करते हैं जैविक स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, यहां पर उसी चक्र का ही भाग मैं आगे लिख रहा हूं। जैविक स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण, जैविक स्थिरीकरण दो रूप में हो सकता है। बैक्टीरिया जो करते हैं या तो क्या हो सकते हैं, सहजीवी, सिम्बायोटिक, यानी किसी पौधे के साथ मिलकर या किसी जीव के साथ मिलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, या फिर ये हो सकते हैं मुक्त जीवी, फ्री लिविंग। देखें जो सहजीवी होते हैं इनमें हम उदाहरण देखते हैं, राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम फलीदार पौधों, लेग्यूमिनोसी कुल के फलीदार पौधों, लेग्यूमिनोसी कुल के फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या N2 फिक्सेशन करते हैं। एक और ऐसा बैक्टीरिया हम देखते हैं, एक और बैक्टीरिया जैसे बात करते हैं फ्रैंकिया।
ये भी सहजीवी रूप में रहता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि ये नॉन लेग्यूमिनोसी यानी जो फलीदार पौधे नहीं होते हैं, नॉन लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी, यानी ये मिट्टी में अकेले रहते हैं और अकेले रहकर ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसी क्रिया करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, और देखिए एजोला या एनाबीना वनॉस्टॉक, एजोला अलग आ जाएगा, ठीक है, एनाबीना वनॉस्टॉक, ये वाकई में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। ऐसे नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं लेकिन मुक्त रूप से। तो जैविक स्थिरीकरण की हमने बात की, यहां पर जो ये जैविक स्थिरीकरण देखा नाइट्रोजन का, इसको हम अगली स्लाइड में यहां पर देखते हैं कि जैविक स्थिरीकरण कौन कौन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन साइकिल, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इनसे। तो ये हमने नाइट्रोजन चक्र की बात की, इसके बाद कार्बन चक्र और फिर अवसादी चक्रों की बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।